नमस्कार दोस्तों। राजू, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? सामान बराबर बांट हम निकल जाएंगे। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। राजू एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसकी उदासी और खामोशी हो गई थी। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जो गए थे। बाबूजी सिर्फ उनके साथ ही नहीं थे, उनकी पूरी दुनिया, उनकी जान बसती थी। उनमें से एक ही कादर था, वरना दोनों बड़े भाई तो वह उसे नालायक ही कहते थे। राजू हाई स्कूल में ही था जब माँ ने छोड़ दिया था उसे। उस वक्त भी दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल राजू ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने राजू का हाथ पकड़कर कहा था, मुझे वचन दे, तू अपने बाबूजी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनकी सोचना। राजू ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात ना अपने बाबूजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। राजू के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे, तो उन्होंने बीच में आकर राजू को शहर बुलाया था और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटा भाई जो खुद एक डॉक्टर था, उसने भी राजू से पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उन्हें बता सकता है कि किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका नामांकन हो जाएगा। राजू पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव में आती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटा भाई भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही उसके साथ काम करने वाली एक डॉक्टर से शादी कर ली थी। वह हमारे साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे में बाबूजी वहाँ पर सही नहीं होंगे और उनका गांव भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। हरी काका ने तो कहा था कि जाओ बेटा तुम, मैं बाबूजी को रख लूँगा, बाबूजी का ध्यान भी रख लूँगा। बाबूजी ने भी बहुत समझाया था, लेकिन राजू अपने फैसले पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाबूजी से कहते कि उनका बेटा छोटा वाला तो नालायक निकला। बाबूजी कुछ भी नहीं कहते, बस मुस्कुराकर चल देते। राजू ने गांव में ही अपनी खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल राजू के खेत में ही मिलती थी। बिक्री के बाद जो पैसा बाबूजी को मिलता, उससे वह ज़मीन खरीद लेते। धीरे राजू की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन राजू के और उसके बाबूजी के पास थी। बाबूजी हमेशा कहते थे कि ये ज़मीन तेरे नाम कर देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाबूजी के नाम ही कर देता है। बाबूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से राजू की शादी करवा दी थी। शादी से पहले राजू ने कहा था कि एक बार वह सुनीता से बात करना चाहता है। उस समय सब ने उनका मजाक बनाया था। बाबूजी ने ही हंसकर हाँ कह दिया था। राजू जब सुनीता से मिला तो उसने अपनी माँ के वचन के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि भविष्य में भी वह कभी भी उसे भाभी की तरह शहर जाने को न कहेंगी। वह अपने बाबूजी को कहीं नहीं छोड़ेगा। राजू के पिता के प्रति इतना प्यार देखकर सुनीता तो वैसे भी उनकी दीवानी हो गई थी। वह बार बार कहती थी कि वह बहुत खुश नसीब है कि उसे राजू के रूप में देवता पति मिला है। राजू की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह सुनीता को 7वीं क्लास की लड़की कहकर ही बुलाती। सुनीता यह सोचकर टाल देती है कि साल में कभी कभी तो ये लोग आते हैं, अब क्या करें, फालतू बात बढ़ाएं। बाबूजी की तो निगाहों के तारे थे सुनीता और राजू। भैया, वकील साहब आ गए हैं, राजू के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार बेली में इकट्ठा हो गए। गांव के कुछ लोग भी आ गए थे, उन्हें भी बुलाया गया था। वकील साहब ने राजू और उनकी पत्नी को भी फ़ोन किया। बड़ी बहनें और बेटे बहुत खुश थे, सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गाँव वालों और मेरे बहू और बेटे, तुम्हें हमेशा यही लगता था कि मेरा राजू नालायक बेटा है, लेकिन मैं बता दूं, उस जैसा हीरा सदियों में जन्म लेते हैं। वह तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरा हमेशा ही मेरी माँ बनकर ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए गए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मैं तो कभी भी पता भी नहीं चलता मुझे अगर मैं उनकी और सुनीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो भी कुछ है सब मेरे राजू की मेहनत का नतीजा है, लेकिन मेरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे राजू का है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उन बेटों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए।
मैं जब बीमार हुआ तो मेरे राजू ने ही मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू सुनीता के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम ग्रामीणों के साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वे सभी लोग जो राजू को नालायक कहते थे उनके मुंह लटके हुए थे। दोनों भाई भी अपने अपने परिवार के साथ गलती से भी कभी न आने के लिए चल पड़े थे। उस बेली पर खड़ा हुआ राजू उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। हाँ तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।